आज ब्रह्मास्त्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा फंडामेंटल राइट है जो पार्ट थर्ड में दिया गया है उसके आर्टिकल 14 और 15 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट था इसको हटा देने के बाद वर्तमान समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 6 टाइप के फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार मौजूद हैं। तो जो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है उसमें जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वलिटी है, पहला फंडामेंटल राइट है अर्थात समता का अधिकार। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी अर्थात समता का अधिकार दिया गया है। तो जो राइट टू इक्वलिटी या समता का अधिकार है उसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अर्थात विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी दी गई है। तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। अर्थात हमारा संविधान इस बात की गारंटी देती है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनेगा, बल्कि जो आर्टिकल 14 है ये सभी व्यक्तियों को कानूनी तौर पे एक रंग में रंग देती है। अब थोड़ा सा जो विधि के समक्ष समता शब्द है मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ शब्द है इसको और यदि स्पष्टता से समझना है तो थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यदि प्राचीन काल की बात किया जाए, मध्यकाल में की बात किया जाए तो उस समय लोगों के बीच कानूनी समानता नहीं थी, बल्कि जो कानून निर्धारित होते थे वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ओहदा देते थे। ये ओहदा धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल वंश के आधार पे मतलब तरह तरह के आधार पे अलग अलग व्यक्तियों को समाज में अलग अलग स्टेटस दिया जाता था। उसी तरीके से यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात किया जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून थे। जैसे किसी व्यक्ति को सर की उपाधि मिल गई, नाइटहुड की उपाधि मिल गई तो समाज में उसका स्टेटस कुछ और ही हो जाता था। इसका मतलब है कि जो राइट टू इक्वलिटी शब्द है मतलब विधि के समक्ष समता शब्द है ये प्राचीन काल मध्यकालीन अवधारणा नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और आधुनिक काल में जो आधुनिक लोकतंत्र बने उन्हीं लोकतंत्रों के साथ भी ये शब्द आया। तो ये समझे रहेगा कि ये आधुनिक अवधारणा है और आधुनिक काल में जब लोकतंत्र स्थापित हुए तब जाके विधि के समक्ष समता शब्द आया, राइट टू इक्वलिटी। और दूसरा इसका पार्ट है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब केवल विधि के समक्ष समता ही नहीं होगी बल्कि विधियों का सबको समान संरक्षण भी प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कभी ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती है कि राइट टू इक्वलिटी हो और राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन न हो। इसका मतलब ऐसी स्थिति ही नहीं हो सकती विधि के समक्ष समता न हो और विधियों का समान संरक्षण हो। और ये भी नहीं हो सकता है कि विधियों का समान संरक्षण न हो और विधि के समक्ष समता हो। इसका मतलब कि विधि के समक्ष समता होगा तो विधियों का समान संरक्षण अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो राइट टू इक्वलिटी टर्म है मतलब विधि के समक्ष समता है ये समानता के बारे में नकारात्मक तौर पे लोगों के समानता को व्यक्त करता है और जो राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब विधियों का समान संरक्षण टर्म है ये सकारात्मक रूप से लोगों के समानता के अधिकार की बात करता है। तो ये हम लोग देखा आर्टिकल 14 के बारे में कि किस तरीके से जो शब्द यूज किए गए हैं राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसी तरीके से जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य केवल, यहाँ पे केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब स्टेट शैल नॉट डिप्राइव ओनली, ध्यान रखिएगा ओनली वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। स्टेट शैल नॉट डिप्राइव ओनली ऑन द बेसिस ऑफ धर्म मतलब रिलीजन, मूल वंश मतलब रेस, जाति मतलब कास्ट, सेक्स मतलब लिंग और बर्थ ऑफ प्लेस मतलब जन्मस्थान। मतलब केवल इन पांचों आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ,
इन पांचों के अलावा कोई अन्य आधार होगा तो हो सकता है। सपोज करो कि मान लो कि किसी खास स्थान पर प्रवेश करने के लिए किसी खास परिचय पत्र की आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है कि परिचय पत्र के अभाव में किसी को रोका जाए तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन हुआ। उसी तरीके से सपोज करो किसी व्यक्ति को किसी जो पब्लिक रेस्टोरेंट है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ जाने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन मान लो कि कोई व्यक्ति ड्रिंक करके जा रहा है तो फिर उसको रोका जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आधार हो सकता है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल और केवल इन 5 आधारों पर, मतलब धर्म रिलीजन, मूल वंश मतलब रेस, जाति मतलब कास्ट, जन्म स्थान बर्थ प्लेस और लिंग सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। और आर्टिकल 15 का जो क्लास सेकंड है वास्तव में पहले को ही और क्लैरिफाई करता है और ये कहता है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब केवल इन 5 आधारों पे, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पे, किसी पब्लिक इंटरटेनमेंट के प्लेस पे, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पब्लिक कुआं हो, तालाब हो या और कोई स्थान हो जो सरकार द्वारा फुली फंडेड हो या पार्शली फंडेड हो, मतलब सरकार जिसको पूर्ण पोषित करती हो या अर्ध पोषित भी करती हो, तो वहाँ पे इन 5 आधारों पे किसी को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि जो आर्टिकल 15 का क्लास 2 है ये वास्तव में आर्टिकल 15 का क्लास 1 का ही एक तरह से क्लैरिफाई किया गया है। और आर्टिकल 15 का जो क्लास 3 है वो ये कहता है कि स्टेट चाहे तो, राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, मतलब चिल्ड्रन और वीमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है। और यदि महिलाओं और बच्चों के एडवांसमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए यदि स्टेट स्पेशल एक्शन लेता है तो ये नहीं माना जाएगा कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। जैसे सपोज कीजिए कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महिलाएं पीछे हैं, पिछड़ गई हैं कई ऐतिहासिक कारणों से, और मान लीजिए कि सरकार उनके उत्थान के लिए कोई एग्जामिनेशन है और उस एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने की उनकी फीस फ्री है, तो वैसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। वास्तव में यह महिलाओं के ऐतिहासिक कंडीशन के उत्थान के लिए ऐसा किया गया है। तो जो आर्टिकल 15 का क्लास 3 है उसमें यह कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, स्पेशल एक्शन ले सकता है, और इसके परिप्रेक्ष्य में कोई स्पेशल एक्शन लिया जाता है तो ये नहीं माना जाएगा कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन हुआ। फिर जो आर्टिकल 15 का क्लास नंबर 4 है, मतलब अनुच्छेद 15 का जो क्लास नंबर 4 है, उसमें ये कहा गया है कि स्टेट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के, और साथ ही साथ एससीज मतलब अनुसूचित जाति, एसटीज मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और ऐसा कोई प्रावधान करता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। तो ध्यान रखिएगा, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मतलब सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग। हाँ, हमारे संविधान में ये टर्म्स तो यूज किया गया है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो हमारा संविधान सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग शामिल तो करता है, बशर्ते इसको डिफाइन नहीं करता है। इसके बाद जो आर्टिकल 15 का जो क्लास नंबर 5 है वो ये कहता है कि स्टेट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इसके अलावा एससीज के लिए, एसटीज के लिए किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में या प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में, चाहे वो फुली फंडेड हो या पार्शली फंडेड हो, उसमें एडमिशन के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हाँ, यह है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा उस पर आर्टिकल 15 का क्लास नंबर 5 लागू नहीं होगा। फिर जो आर्टिकल 15 का क्लास नंबर 6 है उसमें यह कहा गया है कि स्टेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग हैं, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए